नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल के बाद सच सामने। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ धमाके के सबूत नहीं मिले। अब सवाल यह है कि हिंदू आतंकवाद का फेक नैरेटिव आखिर क्यों गढ़ा गया? क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके वोट बैंक साधने की चाल थी? क्या हिंदू टेरर शब्द सिर्फ चुनावी लाभ के लिए गढ़ा गया था? आज का सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, ये उस झूठ की कब्र खोदने का दिन भी है जो बरसों तक भगवा आतंकवाद के नाम पर थोपा गया। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों आतंकवाद पर विपक्ष को हमेशा धर्म ही दिखता है? क्यों मालेगांव ब्लास्ट केस में हिंदू पहचान को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों 17 साल तक एक झूठ को हवा दी गई? क्या टेरर को धर्म से जोड़ना आतंकवाद से लड़ने में सबसे बड़ा धोखा नहीं है? कोर्ट का फैसला आते ही क्यों मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले अब मातम मना रहे हैं? आज बहस का मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, न्याय, सनातन संस्कृति और देश की आत्मा से जुड़ा हुआ भी है। क्या बहुसंख्यक हिंदू समाज को बदनाम करना ही कांग्रेस का असली मकसद था? क्या भगवा पहनने वालों को आतंकी ठहराना पहले से तय एजेंडा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए? इन सारे सवालों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भगवा आतंकवाद देश घोषित कर दें, ऐसी कांग्रेस की नीति रही। परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। जिले से तय हो गया कि हिंदूवाद में कोई थ्योरी नहीं है, ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। जयंत पाटिल के कहने के ऊपर हमारा जिंदगी का 17 साल बर्बाद हुआ। जनता के सामने गर्व से कहता हूँ कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं है। जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। अब ही कांग्रेस को देना है कि भगवा आतंकी नैरेटिव किसने सेट किया। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द नया नैरेटिव पॉइंट करने की कोशिश 2008 में की थी। फैसला हमने देखा बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। जिस तरह से आपने भगवा आतंकवाद की, मामला बेहद संवेदनशील है, तो बेहद संवेदनशील मेहमान हमेशा की तरह हमारे आज पैनल में मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं और उसके बाद बिना देर की चर्चा की शुरुआत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। निशांत आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक रिसर्चर हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। सैयद मसूद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। अब्दुल हमीद नोमानी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ सोहेल राजनीतिक विश्लेषक आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे।
मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निशांत आनंद से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। निशांत आनंद जी, अभी अभी आपने हमारी रिपोर्ट में सुना होगा रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे थे। उनका कहना था कि भगवा आतंकवाद कहकर सनातन को और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? माफी मांगेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, भगवा आतंकवाद ये जो शब्द है ये आर.के. सिंह जी ने दिया था, जो उस समय यूनियन सेक्रेटरी थे और जिन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दूसरी बात, देखिए, भाजपा शुरू से नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ रही है, देश के हित में काम नहीं करती। अच्छा, जब ये जांच शुरू हुई, एटीएस के चीफ थे हेमंत जी, जो अब नहीं रहे, तो ये बाद में चली गई एनआईए के पास जांच। एनआईए जो भी प्रोसिक्यूटर लॉयर था और जो भी इंक्वायरी कर रहा था, उन्होंने कई बार बयान दिया कि हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें एविडेंस ना देने की और हल्का रखने की ऊपर से बताया जा रहा है। दूसरी बात, जब अभी निचली अदालत से ऑर्डर आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे मुंबई में जब ट्रेन अटैक हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवाया था, तो क्या उसी तरीके से जस्टिस दिलाएगी क्या भाजपा? लोग मरे, अटैक हुआ, मिलिट्री आरडीएक्स आया, आज जो 7 के 7 अक्यूज्ड बाहर आ गए, तो अक्यूज्ड कौन है? इंसाफ तो नहीं मिला। आरडीएक्स कहां से आया? नहीं मिला। आज जितने भी अटैक हुए, चाहे आप पीछे आप पुलवामा का ले लीजिए, 200 किलो आरडीएक्स आया था, आज तक नहीं पता किस कौन थे आतंकवादी। तो क्वेश्चन ये है कि अभी ऑर्डर आया है, इंसाफ नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को क्या आरडीएक्स आपने कैसे कह दिया? आरडीएक्स की तो कोई थ्योरी नहीं। आरडीएक्स आया, आरडीएक्स कहां से आया? आरडीएक्स आपने कहां पढ़ लिया? देखिए, मिलिट्री आरडीएक्स यूज हुआ था एक्सप्लोजिव के लिए। और दूसरी बात मैंने ये कही कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, आरडीएक्स की 200 किलो की गाड़ी में आया था। अरे भाई साहब बैठे थे वहां पे आप? भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी किसी भी जगह पर पूरी रिपोर्ट के अंदर, कहीं चार्जशीट के अंदर ये बात नहीं, आप वहां बैठे थे। ये साथ सत्य हो रहा है कि जिस प्रकार से जबरदस्ती मौलानाओं को आतंकवाद में इन्वॉल्व होने के आपने जबरदस्ती हिंदुओं का नाम डाला, भगवा का नाम डाला, भगवा को जबरदस्ती आतंकवादी बनाया। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। कोर्ट का ऑर्डर आया है, आज क्षमा मांगनी चाहिए, पापों को धोना चाहिए। अरे पापों को धो भाई, पापों को धो। निशान जी को ना कभी आतंकवादी, ना कभी आतंकवादी होगा। आचार्य जी, ठीक है, आचार्य उनकी बात पूरी हो जाए। आचार्य जी, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, कमजोर आदमी की निशानी है शोर मचाना। आराम से आप 17 साल तक शोर मचाते रहे भाई। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ निशांत आनंद जी, 17 साल तक आपने भी शोर मचाया है। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मेरी बात कंप्लीट कर दे, पूरा कीजिए। एनआईए की रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि मिलिट्री आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैंने ये कहा कि जब पहले ना गलत बयानी एनआईए की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। मिलिट्री आरडीएक्स कुछ नहीं होता, आरडीएक्स होता है, मिलिट्री आरडीएक्स। नहीं, मेरा हिसाब क्या होता है? हिसाब थोड़ी चल रहा है आपका कि कांग्रेस के हिसाब से आरडीएक्स बताओ। हिसाब से 17 साल रिपोर्ट में आए, आपके हिसाब से 17 साल जो चला वो चला। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आपका हिसाब सुनने नहीं आए। बताइए कौन सी रिपोर्ट में है कि वहां पर आरडीएक्स जो आया वो मिलिट्री आरडीएक्स था? बताइए, ठीक बताइए। अरे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नहीं, पहले इसी पर क्लियर करते हैं भाई। नहीं, कांग्रेस पहले इसी पे क्लियर करते हैं। कहां से लाए आप ये रिपोर्ट? आप तय करोगे किस पे बात करनी है, आप तय करोगे किस पे बात करनी है। चिल्लाओ मत, हंगामा मत करो, आवाज बहुत अच्छी है मेरी। आप ही ने बोला कि मिलिट्री आरडीएक्स आया था, ऐसा रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट में है बताइए? में तुमने इंसाफ दिया, ये देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से तुमने स्टे ऑर्डर मिलिट्री आरडीएक्स गलत बयान नहीं, फेक न्यूज नहीं। निशांत आनंद जी, फेक न्यूज कर रहे हो, फेक न्यूज नहीं। मेरे चैनल पर फेक न्यूज नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं फैलाने दूंगा फेक न्यूज। 17 साल फेक न्यूज फैला लिया आपने, 17 साल फेक न्यूज फैला लिया आपने। अब एनआईए स्पेशल कोर्ट की रिपोर्ट के हवाला देते हुए तो नहीं फैलाने दूंगा आपको। हवाबाजी में फैला ली। अब आप एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, फैसले की कॉपी दिखाइए, कहां लिखा है मिलिट्री आरडीएक्स? देखिए नहीं दिखाइए ना, देखने को मैं खड़ा हूं यहां पर, दिखाइए ना वो कॉपी, दिखाइए फैसले की कॉपी। मिलिट्री आरडीएक्स कहां लिखा है वो दिखाइए। दिखा रहा हूं, अब आप मुझे मौका दीजिए। एनआईए की रिपोर्ट में मेंशन है आरडीएक्स मिलिट्री इस्तेमाल हुआ,
अब मैं आपको एक सेकंड के अंदर तो मिलिट्री रिपोर्ट पुल अप करके नहीं दिखा आरडीएक्स वर्ड यूज्ड है, दूसरी बात आरडीएक्स वर्ड यूज्ड है हर जगह, केवल आरडीएक्स यूज्ड है। इन्होंने ठेका ले रखा है इनकी पूरी पार्टी ने कि आर्मी को बदनाम करो, मिलिट्री को बदनाम करो, लगातार कर रहे हैं। इनके एक नेता थे जिन्होंने मिलिट्री के उस कैप्टन को जो वहां पर कार्य कर रहा था वहां बदतमीजी करके शब्द प्रयोग किया। आज जबरदस्ती मिलिट्री को बदनाम करने का, सेना को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे सेना को बदनाम करने का काम करते हो, ये वास्तविकता में पूरा देश समझ रहा है। हमेशा सेना को उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग, मेरा सम्मान है, हमारी आर्मी हमारा सम्मान है, हमारा सम्मान है, हमारा सम्मान, और यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। अरे शोर नहीं मचा रहे, आप आर्मी के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं। शोर मचा के 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। आज बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है, ये गलत है। ये तो आपने निशांत आनंद आपको मैं बहुत सभ्य और सुसंस्कृत प्रवक्ता कांग्रेस का मान रहा था। आपने 2 बड़े ब्लंडर किए, एक तो मिलिट्री आरडीएक्स, ये सही बात है, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं मिलिट्री को बीच में लाने की क्या जरूरत है, जबकि लिखा ही नहीं है फैसले में। मेरी बात सुनिए। दूसरा, आप कह रहे हैं मोदी जी शोर मचा करके 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। ये आप इस देश की जनता जनार्दन के गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं। आप उनके विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सरकार को चुना है, जिन्होंने आपको खदेड़ कर बाहर कर दिया सत्ता से। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता देख ले कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान कि मोदी जी शोर मचा करके 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, यानी जनता के वोट की कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं है कांग्रेस पार्टी की नजर में। मैं आपको कंटिन्यू अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा निशांत आनंद आपके पास। सैयद हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान जी, ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए थे और उस फैसले के बाद, सबूतों के अभाव में जो फैसला हुआ था कि भाई बरी कर दिया गया, उसके बाद जो लोग खुश थे वो आज वाले फैसले से बड़े दुखी हैं। तो ये बात तो दोनों तरफ है ना भाई, ये बात दोनों तरफ है ना। अच्छा। और हम क्या कह रहे हैं कि हम खुश हुए? हमने सिर्फ ये कहा कि भाई वो तमाम मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया गया था, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई थी, उसी केस के अंदर उन लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया। ये तो स्पेशल कोर्ट है, और तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके अंदर अपील तो जा तो रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज अब इस मामले में भी तो अब इस मामले में भी तो मालेगांव मामले में भी तो हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है। पीड़ितों के वकील ने कहा है कि अब हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, माननीय हाई कोर्ट। मुझे अभी मालूम पड़ा आपके माध्यम से, आपके माध्यम से अभी मालूम पड़ा, और अच्छी बात है। वही तो देखिए, क्लोजर नहीं हो रहा है ना। सवाल ये है कि विक्टिम्स के जो फैमिलीज हैं वो ऐसे मामलों में ये नहीं ढूंढते हैं कि भाई मुस्लिम टेरर का खात्मा हुआ या हिंदू टेरर का खात्मा हुआ। वो ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो लोग मारे गए उनके साथ इंसाफ कब आएगा, और क्या ये अब समझा जाए कि क्योंकि रिजीम चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो फैसले बदलते हैं। तो अदालतों का क्या काम रहा? आखिर पब्लिक किस बात को सोचने पर मजबूर की जा रही है कि भाई किसी ने भी ये हमले नहीं किए। ट्रेन ब्लास्ट के अंदर कौन आया, किसने हमले किए? मालेगांव में 6 मुसलमान मारे गए, किसने मारा? कहां, कौन ढूंढेगा? एनआईए, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, सबूत, गवाह, और सबसे बड़ा मुद्दा कि यहां पर गवाहों को इतना डराया गया, धमकाया गया। क्या हिंदुस्तान के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन लॉ जैसी कोई चीज है? क्यों नहीं विटनेस प्रोटेक्शन लॉ हमारे लोगों को दिया जाता है? क्यों उनको डराया धमकाया जाता है? क्यों हॉस्टाइल हो जाते हैं वो? और सबसे बड़ी बात, मतलब आपके कहने का मतलब है इस देश में जो कानून है उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता, आपका ये कहना है? हमारे लोगों को कहने का मतलब यही है आपका? नहीं, मैं लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मैं क्लोजर की बात कर रहा हूं। इंसाफ हुआ या इंसाफ लटकता हुआ पाया गया? इंसाफ को खो दिया गया या जानबूझकर छुपाया गया? क्लोजर जब तक नहीं होगा, जब तक के अच्छा, क्या ये बात आपने तब भी कही थी जब मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी बरी हुए थे, तब भी कही थी कि आपने ये बात? मैंने कहा ना, मैं वहां पर भी क्लोजर जब तक नहीं आएगा उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा, और यहां पर भी क्लोजर जब तक नहीं आया जब तक इन लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। ठीक है। अब उंगलियां किस तरफ उठती है? इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उठती है। शिवम त्यागी, सवाल यह है कि इन 17 सालों में जिस तरीके से आपने भगवा आतंकवाद की आलोचना की भाई कांग्रेस पार्टी ने, यूपी की सरकार ने इस बहाने हिंदू, सनातन, भगवा आतंकवाद, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन आपने सुना होगा अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि इस 17 सालों में दोनों ही मामलों में
न्याय नहीं मिला, फैसला तो आया, चाहे वो मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट हो, तो इस पर दोनों ही पक्ष, अगर वो मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में जश्न मनाते हैं फैसले के बाद, वो भी गलत है, और अगर मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आज जो फैसला आया एनआईए स्पेशल कोर्ट का उसको भी अगर जीत बताया जाए, तो वो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा भी है कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर जिस तरीके से चीजें हुई वो एक देखने की बात है, अनकवर करने की बात है। 29 सितंबर 2008 को जब ये ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, खास तौर पर उसके चारों तरफ एक चीज करी। मुस्लिम बाहुल इलाके में जब ये ब्लास्ट हुआ 6 लोग मारे गए, कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कांग्रेस सरकार ने बिना कोई समय बताए हुए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां पर हमारे पी चिदम्बरम जी का, उन्होंने कहा कि अभी आजकल हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें एक नई थ्योरी निकल के आ रही है, भगवा आतंकवाद। इसी बात को फिर सुशील शिंदे ने कहा, इसी बात को फिर दोहराया गया दिग्विजय सिंह जी द्वारा। आप मुझे एक चीज बताइए, सारी चीजें सब कुछ था, चार्जशीट करने के बाद भी तमाम चीजों में जो ये थ्योरी गढ़ी गई, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में इतने ब्लास्ट हुए, प्रयागराज में हुआ, मथुरा में हुआ, बनारस में हुआ, मुंबई में हुआ, समझौता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, ये मालेगांव हुआ, कोई आज तक आपने कभी ये कहा है कि इस देश में मुस्लिम आतंकवादी हैं या मुस्लिम आतंकवादी? आप बताइए, आपने कहा क्या? नहीं। आतंकवादी आतंकवादी है, हमने हमेशा ये कहा आतंकवादी आतंकवादी है। प्रॉब्लम वो जो एक सेकंड में इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर खड़ा कर देना था, वो जो एक थ्योरी गढ़ी गई, अगर 26/11 वाले मामले में तुकाराम आमले जी ने गोली खाते हुए कसाब को गिरफ्तार नहीं किया होता तो इस देश में हिंदू बच्चे जेल जाते और हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता। मालेगांव में 2014 के बाद, 8 के बाद अब 14 में सरकार बदली, अगर सरकार ना बदलती तो इस देश का हिंदू अपने आप को, अपने बच्चों को आतंकवादी कहलाता और कांग्रेस इस बात को साबित करती। यही तो वो करने की बार बार कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं को हर जगह फ्रेम कर रहे थे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, समझौता ब्लास्ट केस में सारी चीजें हुई, यूनाइटेड नेशंस तक ने कहा कि वहां पर एलईटी का जिम्मेदारी है, एलईटी ने वे किया, लेकिन असीमन को गिरफ्तार कर लिया गया, आखिरकार उनको बरी करना पड़ा। एजेंडा क्यों चला? अरे रुको भाई, इनको गोल में प्लीज, अपने समय में सब कुछ फर्जी खबरें फैलाते हुए अरे प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में बोला क्या? कोई बोला इनके बीच में? नहीं, ये फर्जी खबरों के मास्टर मत बना करो आकर। एक तो सारा का सारा डिपार्टमेंट ही ऐसा हो गया, ऊपर से लेकर सुप्रिया श्रीनेश से लेकर सारे के सारे फर्जी खबर फैलाते हो। यहाँ आकर ये कल के बने हुए प्रवक्ता ये भी फर्जी बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड में एक डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बोलते क्यों हो अगर डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकते तो? पहले तैयारी करके आया करोगे किस बात पर बोलना है। यहाँ पर ऐसे ही पकड़ जाओगे हर बार। ये झूठ मूठ बोलना बंद करो भाई, ये ऑन कैमरा बेइज्जत होते हो, अच्छा नहीं लगता है। झूठ मत बोला करो, झूठ बोलने कोई लाभ नहीं। अब आगे आना चाहता हूँ मैं, प्लीज, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरा निवेदन। उन्होंने जितना इंटरजेक्शन करना था कर दिया, मैं बोल सकता हूँ बट लाभ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बेइज्जती की बात ना करे। अरे बस करो भाई, बस करो, भगवा आतंकवाद वालों बस करो। और एक और चीज, आज की एक और खबर है, कमलनाथ ने कहा है कि इस केस को लेकर हम जो है आगे हाईकोर्ट जाएंगे। यानी कि कमलनाथ चाहते हैं कि इस देश का हिंदू आतंकवादी ही कहलाया जाए, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश का हिंदू आतंकवादी ही कहलाया जाए, यानी कि इनको हिंदू आतंकवाद अच्छा लगता था। ये हिंदू आतंकवाद से इनकी रोटी चलती थी, तुष्टिकरण चलता था, ये सारी चीजें इनको अच्छी लगती थी। संवैधानिक अधिकार है हाईकोर्ट जाना भाई, नहीं बिल्कुल अधिकार है। अच्छा, आप शिवम त्यागी ये कैसी बात कर दी आपने कि कमलनाथ अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन बयानों से है जिसमें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस के ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी प्रॉब्लम इस बात से है, मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा था। मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि सरकार ने एक कैंपेन चलाया और योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी। मालेगांव ब्लास्ट में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया कि गवाहों को प्रेशर किया गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाए। इस देश में जो भी देश के लिए खड़ा हुआ, हिंदुत्व के लिए खड़ा हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2002 के फर्जी केस में कराया, आदरणीय गृह मंत्री जी को कराया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रेशर करने की कोशिश की। यही तो कर रही है। जो इस देश के लिए खड़ा होता है, जो इस देश के लिए बात करता है, जो हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, उसके लिए कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाती है, उसको भगवा आतंकवादी बता देती है। सोचिए अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो कहां होते देश के हिंदू, या वो लड़ी रहे होते वो आतंकवादी कहलाने लगते और ये कहलवाते उस बात को। प्रॉब्लम उस बात से है, जिसको जहां जाना है जाए, हिंदू नहीं थे, जिसको जहां जाना है जाए। लेकिन सच बात यह है कि हिंदुओं के प्रति जो कांग्रेस की सोच है
वो दिखती है। और मैं मानता हूं ये हिस्टोरिक दिन है इस देश में, हिस्टोरिक दिन है। एक नैरेटिव बनाने के लिए पैरेलल भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई वो कहीं टिकती नहीं और कोर्ट में साबित हो गया है। ठीक है, कार्रवाई हुई उसको, ठीक है, मैं आता हूं, बस करो भाई। तो निशांत आनंद जी, भगवा आतंकवादी के विरोधा बोलेंगे, आप रिपोर्ट में मिलिट्री आरडीएक्स ढूंढिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं रिपोर्ट देखना चाहूंगा फैसले की, वो कॉपी जो आप पढ़कर आए हैं वो आप मंगवा लीजिए। मैं आपको आधे घंटे वही काम है, अभी हमारे पास बहुत समय सर, पूरा आधा घंटा है, आप कहीं से मंगवा लीजिए। मैं देखना चाहता हूं मिलिट्री आरडीएक्स। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें मिलिट्री आरडीएक्स, जांच रिपोर्ट में भी मिलिट्री आरडीएक्स लिखा हुआ था, वो मिलिट्री आरडीएक्स देखना है मुझे। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, मैं ओवर स्मार्ट ना, आप आईना देख रहे हैं सर, मैं ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा हूं। आदमी अपने आप ही डेटा कोड कर रहा है, अपने आप ही फैक्ट बता रहा है, अपने आप ही कह रहा है पूछो मत मुझसे, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, पूछे भी ना। आप आईना मत देखिए, आपको आईना दिखा दिया, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। आप मुझे ओवर स्मार्ट मत बनाइए, बताइए मेरे को मिलिट्री आरडीएक्स दिखाइए ना, मेरे को झूठा साबित कर दीजिए, मुझे झूठा साबित कर दीजिए। सीधा सा मौका है आपके पास। यहाँ आ बा शाह करने के बजाय, यहाँ आए बाएं शाये करने के बजाय, यहाँ अफवाहें और फेक न्यूज फैलाने के बजाय वो कॉपी दिखाइए ना जहां मिलिट्री आरडीएक्स लिखा हुआ है। नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, देश की सेना के खिलाफ नहीं बोलने दूंगा, देश की सेना के शान के खिलाफ नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। मिलिट्री आरडीएक्स, मिलिट्री दिखाइए कहां लिखा है, मिलिट्री दिखाइए कहां लिखा है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, क्या आज का दिन वाकई हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ा गया था, आप मानते हैं कि उसके अंत का दिन है? आज इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई थ्योरी नहीं थी जिसे गढ़ा गया? देखिए, ये निर्णय जो है अंतिम नहीं है, लेकिन ये हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद या इस्लामी आतंकवाद, ये सब गलत है ना। जो भी अपराधी है वो अपराधी है, जो भी कांग्रेस ने गलत कहा था। ये जो है इस तरह जो है कि देखिए, भगवा जो है ना, ये भारत में एक पवित्र बहुत बढ़िया जो है ये प्रतीक है। इसको जो है उस तरह से जो है पेश करना गलत है। ये तो ये जो है किसी मुस्लिम ने इसको नहीं पेश किया था। जी जी, ये जो है शिंदे ने किया था, चिदम्बरम ने किया था, आरके सिंह ने किया था और इन लोगों ने ये किया था। तो ये जो है ये मुद्दा जो है अभी जो है इसको अंतिम नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह बॉम्बे ट्रेन धमाका है उसके बारे में जो निर्णय आया है उसको भी अंतिम नहीं कह सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला नहीं आ जाता है अपराधी के रूप में, तब तक जो है किसी को अपराधी मानना है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो। हिंदू मुस्लिम एंगल से इस तरह के मामले को देखना ही गलत है। इस्लामी आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद या मौलवी जो है आतंकवाद है, ये जो इस तरह की लोग जो परिभाषा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये लोग निर्दोष जो है अंतिम तौर पे जो है सिद्ध हो जाते हैं तो इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। ये 17 साल बर्बाद हुए, इसी तरह जो है जिन लोगों के 18 साल बर्बाद हुए या ज्यादा बर्बाद हुए, ये भी जो है वो इसका भी जो है बंदोबस्त हो जाना चाहिए कि इन लोगों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। इतना समय जो है 17 साल 18 साल जो ये कम जो है नहीं होता है। तो इस तरह जो जिस तरह आरोप लगा के इतने दिनों तक जो है मामला चलता है, सालों तक, हाँ। सालों तक जो है घर वाले परेशान होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जो है। तो ये जो है वो देखने वाला जो है वो मामला होगा। और इसको जिस तरह जो है वो मामला जो है बॉम्बे ट्रेन धमाके का निर्णय जो है उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट जो है मामला सरकार ने जिस तरह ये किया है, तो ये भी जो है वो सरकार को ले जाना चाहिए और जो है एनआईए को ले जाना चाहिए, या जो है जिसने दूसरे ने ये कहा था वो भी जो है। तो जब तक ये जो है अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, किसी को भगवा आतंकवादी या मुस्लिम आतंकवादी या इस्लामी आतंकवादी कहना जो है हमारे हिसाब से सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक है अनंत विजय जी, तो क्या माना जाए, क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके वोट बैंक साधने की एक चाल थी क्या? ये तो बहुत स्पष्ट है अनुराग जी। आप देखिए 2008 में जब ये हुआ था और उसकी जांच हुई थी, तो इनिशियल जांच जो एटीएस ने की थी उसमें सिमी का नाम आया था। और उस इनिशियल जांच के बाद अचानक से जब एटीएस की जांच शिफ्ट हो रही थी धीरे धीरे, तो अभिनव भारत संस्था को इसमें जोड़ दिया गया। ये चेन ऑफ इवेंट्स जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक खास मकसद से इसको हिंदुओं और आतंकवाद से जोड़ा गया था। एटीएस की शुरुआती जांच को कोई नहीं पढ़ रहा है इन दिनों। एटीएस की शुरुआती जांच में
हेमंत करकरे साहब ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2008 में बताया था कि इसमें सिमी का हाथ हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अचानक से सिमी के बाद अभिनव भारत के बाद प्रसाद पुरोहित लेफ्टिनेंट कर्नल की एंट्री होती है, फिर साध्वी प्रज्ञा की होती है और बड़े ज्ञान दिए इस पर अनुराग जी। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संपादकों ने हिंदू आतंकवाद पर, और एक बहुत गलत बात इस चैनल पे बोली जा रही है कि आरके सिंह ने भगवा आतंकवाद नाम दिया था। आरके सिंह ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से मना कर दिया था जिसमें भगवा आतंकवाद शब्द यूज किया गया था। ये रिकॉर्डेड है और ये हर जगह कांग्रेस के प्रवक्ता का तीसरा तथ्य झूठा निकला। मंत्री को कहा कि आपको साइन करना है तो आप कर दीजिए, मैं साइन नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आप विकिपीडिया पर देख के बोलेंगे तभी मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे शब्द आएंगे। वहां है मिक्सचर ऑफ समथिंग समथिंग। तो मुझे ये लगता है कि किसी और मीडिया हाउस की खबर का मैं हवाला नहीं लूंगा सर। मुझे रिपोर्ट दिखाइए ना, फैसले की रिपोर्ट दिखाइए ना। ये दूसरे चैनलों की, दूसरे अखबारों की कटिंग है क्या? दिखाने लगेंगे तो मान लूंगा क्या? व्हाट्सएप दिखाने लगेंगे मान लूंगा। फैसले की कॉपी मिलिट्री आरडीएक्स कहां लिखा है वो दिखाइए। आरके सिंह के लिए आपने कहा, बताइए। अनंत विजय कह रहे हैं आरके सिंह ने उस कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें हिंदू आतंकवाद लिखा था। सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे हैं क्या आज आप? सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे? आप सिर्फ भाजपा को बचाने के लिए बैठे हैं क्या? मैं क्यों भाजपा को बचाऊंगा? भाजपा इतनी कमजोर है, उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं सत्य को बचाऊंगा, मैं जो सच्चाई होगी उसे बचाऊंगा। भाजपा को बचाने का एजेंडा नहीं है मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा सवाल मैं इन्हीं से पूछता हूं। सच्चाई को बचाऊंगा मैं, सच्चाई को बचाऊंगा। सच्चाई को बचाइए ना सर। सच्चाई ये है, आप सच्चाई पे बात कीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। यहां रोज कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं और बहुत बोलकर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरी डिबेट में। लेकिन आप सच्चाई बोलिए, तथ्य बोलिए, फेक न्यूज मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। देखिए झूठ नहीं बोल रहा मैं, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया और वन इंडिया की आर्टिकल्स दिखा रहा हूं। आर्टिकल में क्या सर? फैसला दिखाइए ना। देखिए आर्टिकल में क्या, किसी और के आर्टिकल को मैं कैसे सच मानूंगा? एक मिनट, किसी और राजनीतिक पार्टी के स्टेटमेंट का हवाला देते हैं क्या कांग्रेस पार्टी वाले? मैं किसी और चैनल के, किसी और अखबार के स्टेटमेंट को क्यों सच मान लूं? आप मानते हैं क्या? आप तो INDIA गठबंधन में अपने साथियों के बयान को सेकंड नहीं करते सर। आप सुनिए मेरी बात आनंद जी, आप INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी के बयान से किनारा कर लेते हैं और मुझे दूसरे चैनल का हवाला दे रहे हैं आप या तो कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या सच्चाई की बात कीजिए। भाई आप दिखाइए ना, फैसले की कॉपी दिखाइए, जांच रिपोर्ट की कॉपी दिखाइए जिसमें ये लिखा हो मिलिट्री आरडीएक्स। मुझे आप बता देना कब बोलना है। बोलिए ना, दिखाई रिपोर्ट। बोलना बोल तो आप झूठ रहे हैं सर। मैं आपको दिखा दूं मैं मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मुझे उसका जवाब देने दो। मुझे बिना इंटरप्ट करे 30 सेकंड दो सर। अच्छा चलिए 30 सेकंड में अगर आप मुझे फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो मैं अपनी बात कैसे कहूंगा? नहीं बात झूठी बात मत करिए, झूठी बात नहीं कर रहे। ये मेरी डिबेट का झूठी बात फैलाने का मंच नहीं है। आप 30 सेकंड दिए, आपको बोलिए। पॉइंट नंबर 1, अक्यूज पकड़े नहीं गए। पॉइंट नंबर 1, अक्यूज पकड़े नहीं गए। 17 साल बाद सभी लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये जो अटैक हुआ, जो लोग मरे, अक्यूज नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इसी तरीके से 11 साल में 29 अटैक हुए हैं। कई बार गाड़ियों में 200 किलो आरडीएक्स भी आया पुलवामा में। वो गाड़ी कब आई, कब चली गई? खत्म कर ले शिव, बोलिए। आज तक कोई भी अक्यूज पकड़ा नहीं गया। पहली बात यह है, जिस तरीके से मुंबई अटैक में महाराष्ट्र की सरकार और भाजपा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लेके आई थी, तो क्या अब वो इसको आगे जाके जो अक्यूज है उनको पकड़ेगी, इंसाफ दिलाएगी? देखिए दूसरी बात, मोदी जी ने 11 साल में, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी वर्ग हो चाहे टेररिस्ट अटैक हो, किसी को भी लाल आंख नहीं दिखाई। आज चाहे ट्रंप हो, ट्रंप ने भी मोदी जी की गुच्ची दबा रखी है। आज मोदी जी की मुंह पर चुप्पी लगी हुई है। मोदी जी ने कैंपेनिंग करी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए, एयर स्ट्राइक की बात कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए, और ये बताइए यूपीए की सरकार में ऐसा कब हुआ, ये बात कीजिए।
अरे यार आप निशांत आनंद जी, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं या ट्रंप के प्रवक्ता हैं, ये बताइए। आप बताइए किसके प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या डोनाल्ड ट्रंप के? आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता मत बनिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता मत बनिए। मैं अपनी पार्टी की लाइन ऑफ पार्टी की बात कर रहा हूं। आप बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंक सिर काट के ले गए थे और कुछ नहीं किया था सरकार ने, सिर काट किया है भक्तों ने हवन किया, संघीय नेता का बयान पार्टी के मुखिया बने हुए भाई, मिलिट्री के लोग मरने के लिए बने, इस प्रकार का बयान, बदतमीजी वाला बयान आया था उस वक्त। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त इतना बदतमीजी भरा बयान आया था कि सेना मरने के लिए होती है, और उसके बाद आज लगातार विजय शंकर तिवारी बदतमीजी कर रही है बैठ के। देखिए चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, अनुराग जी, लेकिन शिवम दे दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं एक बहुत अहम सवाल शिवम आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अनंत विजय से जब मैंने पूछा कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भगवा टेररिज्म के झंडा बरदार बने थे जो आज विपक्ष हैं और कल जिनकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि इसमें भले कोई दो राय ना हो, लेकिन 11 साल से तो सरकार आपकी है। बिल्कुल है, लेकिन इस देश में कोर्ट्स के काम कोर्ट्स की तरह से ही होते हैं। हमारे सरकार में आने से पहले गांधी खानदान पर केस चल रहा है, वो अपनी स्पीड में चल रहा है, लगातार सारी चीजें वहां पर है, वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट में जो भी फैसला आएगा आता है। अब उसको कोई इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता है। एक तो ये डमरू को क्यों ले आए, आप समझ में नहीं आता, बिना तो प्लीज आप उनको रोक दीजिए। आपत्तिजनक, मेरे लिए भी आपत्तिजनक है, मैं उनके समय में नहीं बोल रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, वो एक तो रिपोर्ट लेकर आए, एक अखबार की रिपोर्ट, एक एग्जाम्पल समझिए। पहली थियोरी हेमंत करकरे जी ने सिम्मी की दी थी, ये बिल्कुल सच बात है। दूसरी थ्योरी अभिनव आनंद की आई पत्रिका की, ये भी एक सच बात है। उन दोनों थ्योरीज के बारे में, बल्कि अभिनव आनंद थ्योरी पर तो लेख लिखे ही नहीं गए, सिमी वाली थ्योरी पर तो लेख लिखे ही नहीं, भगवा आतंकवाद पर अभिनव आनंद और भगवा आतंकवाद पर बहुत सारे लेख हैं। वो लेख दिखाकर कह रहे ये देखिए ये रहा सबूत। अरे मोदी जी, एक गजब बात हो गई भाई, कैसे प्रवक्ता बनोगे बताओ? मैं कह रहा हूं कोई चार्जशीट की वो दिखा दो, नहीं है कुछ भी। अब मैं आगे आना चाहता हूं। अभी जयपुर में, अभी प्लीज आप इनको लगा देखिए, मैं इनके बीच में बोला नहीं, क्या लाभ है इस बात से? मैं डमरू क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? नहीं, इस तरह के शब्द तो क्या कहूं बताओ, आप बताइए, आप कोई शब्द सुझाव दीजिए, मैं बोल दूंगा, लेकिन आप इनको रोकिए ना प्लीज। मैं मेरा निवेदन है, निशांत आनंद आपको मौका दूंगा मैं सर, आपको काउंटर का मौका दूंगा। 2008 में प्लीज आप इनको रोकेंगे ना? मैंने भी आपत्ति दर्ज करा दी है भाई। अरे आपत्ति दर्ज कराने से क्या होगा जब डमरू की तरह बसते ही रहोगे तो फिर वही बात हो गई। मैं ऐसे ही कहते चला जाऊंगा, कोई लाभ नहीं है इस बात का। मैं चाहता हूं आप अपने समय में बोले, मैं अपने समय में बोलूं, कोई लाभ नहीं है। कुछ है नहीं, आप पे तथ्य है नहीं, प्रूफ है नहीं, कुछ भी चिल्ला चिल्ली करनी है करते रहिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। मेरी आवाज बेहतर है, मैं 1 घंटा नॉन स्टॉप ऐसे ही बोल सकता हूं, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन मुझे पता है आपकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, उससे क्या फायदा होगा बताइए? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डमरू की तरह बजना बंद करो भाई, अपने समय में आप बोलो, अपने समय में मैं बोलता हूं। धन्यवाद। अब प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा निवेदन है। थैंक्स। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए। अबे देखिए, अरे बस करो भाई, बस करो। मोदी जी का नाम जपने के लिए, उनकी बातें बताने के लिए मैं बैठा हूं। आप भी मोदी मोदी करेंगे तो राहुल राहुल कौन करेगा? रुक जाओ भाई, आपको तो राहुल राहुल करने भेजा है, उसमें भी मोदी मोदी मोदी। अरे वो मेरा काम है भाई, मैं कर लूंगा। थैंक यू। अब मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, 2008 शब्द भी मेरा ही कॉपी करोगे, हर चीज कॉपी है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, 2008 में राजस्थान में जयपुर में ब्लास्ट हुए, उसी विषय में लोअर कोर्ट से आतंकवादियों को सजाए मौत हुई। वही मामला हाई कोर्ट में गया, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता विरोध करने के लिए होते हैं वो नहीं पहुंचे, वो सारे के सारे मामले में बरी हो गए। उसमें पूछा क्या इन लोगों ने कि जिन लोगों ने हत्या की वो कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिन आतंकवादियों ने मारा वो कभी पकड़ जाएंगे कि नहीं पकड़ जाएंगे? क्योंकि इस मामले में दूसरे धर्म के लोग थे, उसको कभी चैलेंज करने पहुंची ही नहीं सरकार ऊपर, और यहां पर इनको इतना दर्द हो रहा है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, यह थियरी पहले दिन से ही बिल्कुल फर्जी थी। ऑफिसर ऑन ड्यूटी, सेना में काम करने वाले व्यक्ति को उठाकर फॉल्सली फ्लेम करना, चीजें करना, संतों को उठाकर फॉल्सली फ्रेम करना, उनको आगे बढ़ाना, एक थ्योरी पुश करना और तुष्टीकरण की कहानी करना, यही तो कहानी थी। 2002 के बाद से यही तो चलता आ रहा है लगातार। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं शिवम, अभी मामला हाई कोर्ट में जाएगा। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा, पर पूरा भरोसा है कि बिल्कुल फेवर में आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर वो जाना चाहे वो स्वागत है उनका, कांग्रेस जाएगी, वो तो कह ही रहे। ठीक है, हमारे साथ सैयद मसूद साहब हैं। सैयद मसूद साहब, अभी मैंने जो रिपोर्ट चलाई थी इस डिबेट से पहले, उसमें मैं अखिलेश यादव का बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये जन भावनाएं हैं, जनता की ऐसी भावना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट बरी कर देता है दोषियों को सबूतों के अभाव में, तो क्या यह फैसला स्वागत योग्य नहीं होना चाहिए? इस पर सवाल कैसा है और अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके का कोई बयान उन्होंने तब नहीं दिया था जब मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। जी, सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूंगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, अमीरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो दूसरी बात यह है कि मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के अंदर जिस तरह से सबूतों के अभाव में एक्यूज लोगों को बरी किया गया तकरीबन 17 साल के बाद, क्या उसमें भी भाजपा वालों ने स्वागत किया था उसका, जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने उस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं बोला? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुए थे, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुए थे, अजमेर शरीफ दरगाह का बम ब्लास्ट हुआ था, तो क्या ये हवा से उड़ के RDX आ गया था और हवा में आके लग गया था और अपने आप बम फट गया था? इसके पीछे कोई लोग नहीं थे। प्रज्ञा ठाकुर को जब वो अक्यूज थी उस टाइम पर भाजपा ने सांसद का टिकट दिया था। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि ये सारे कांड कराने वाली पर्दे के पीछे भाजपा ही है, और ऐसे लोग पेश करना भाजपा का काम है। अभी बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद जो हुए थे, उनको मारने वाले को भाजपा ने पंचायत का टिकट दिया। आज की तारीख में पंचायत का सदस्य हो, जिला पंचायत बुलंदशहर का, और वहां कठुआ के रेप के अक्यूज के लिए भाजपा ने तिरंगा रैली निकाली थी। तो भाजपा को आप कहां बचा पाएंगे, किस जगह से बचा पाएंगे? इनके दामन पे इतने धब्बे मिलेंगे कि तमाम इनोसेंट लोगों का जो खून है वो भाजपा के दामन पे मिलेगा। अब उसमें ये बगले बजाने लगे कि साहब हमारा वो प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष साबित हो गई, निर्दोष। अरे लोअर कोर्ट का फैसला है भाई, अभी हाई कोर्ट जाएगा। हाई कौन बरी होगा, कौन बचेगा? ठीक है सैयद मसूद, आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम है और आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अनंत विजय ये है कि जब हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर 17 साल तक एक झूठ को हवा क्यों दी गई, तब इन 17 सालों में 11 साल वो भी आते हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, जब NDA की सरकार है इस देश में। देखिए, इस झूठ की संरचना जब हो गई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई। 2014 में चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो चुके थे, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र आप भी इसे झूठ कहकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं अनंत विजय? आप भी इसे झूठ कहकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इसको। मैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपने जो प्रश्न पूछा और अपना जो मेरा आकलन है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि मैं इस केस को भाजपा की तरफ से 2008 से बोलिए सैयद मसूद साहब, आप बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। अगर दोनों स्काइप पर हैं आप। अनंत विजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं 2008 से इस केस को अभिनव भारत को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को और 2 अन्य मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्विंग ऑफिसर्स को फॉलो कर रहा हूं। जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, जिस तरह से उनके साथ किया, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के साथ व्यवहार किया गया, वो सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको इसमें एक राजनीतिक पैटर्न नजर आएगा। मैं क्राइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो राजनीतिक पैटर्न की बात कर रहा हूं। और इससे भी ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि प्रणब मुखर्जी साहब ने अपनी किताब में शंकराचार्य जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जो साउथ वाले थे, उनके दिवाली के पहले गिरफ्तार करने की जब तैयारी हो रही थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहा कि क्या आप लोग ईद के पहले किसी मुस्लिम सियर को अरेस्ट करने का हिम्मत है आप लोगों में? तो ये उस समय कांग्रेस पार्टी में जो एक ट्राइका थी जिसको लीड कर रहे थे MP चिदम्बरम साहब, दिग्विजय सिंह, और ये सारे लोग मिलके उनको लगता था कि मुस्लिम वोट को लेने के लिए, जबकि वो ग्रॉसली मिस्टेकन थे, आतंकवादियों के साथ किसी को इक्वेट करके मुसलमानों का वोट लेने का जो प्रपंच उन्होंने रचा था, उस प्रपंच को का आज
एक हल्का सा पर्दाफाश हुआ है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जरूर गवाहों के उस पर बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फैसले को एनालाइज करता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभिनव भारत से लेके और भगवा आतंकवाद तक की थियरी गढ़ी गई थी, उसके पीछे भी, और इसमें बहुत सारे डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे आपको। 26/11 में एक पुस्तक विमोचन में जब ये कहा जा रहा था कि कलावा बांधे हुए थे और आरएसएस का हाथ था, और ये इन लोगों का बहुत समय से ये प्रयास है कि आरएसएस को, क्योंकि इसमें उनका पूरा इकोसिस्टम भी लगता है अनुराग जी, और किताबों में आरएसएस को जो इस तरफ के लोग लिखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अरे भैया, आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों के बैंक में खाते तो है नहीं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये प्योरली जो ये मालेगांव ब्लास्ट केस था, ये प्योरली फैब्रिकेटेड था, जो आज विंडिकेट कर दिया अदालत ने। ठीक है सैयद मसूद, आप अपनी बात कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को जो बेल दी है, उसमें उसने ये कहा है कि साथ फ्रीडम जो फ्रीडम इस्तेमाल हुई थी ब्लास्ट करने के लिए मालेगांव में, उसका चेसिस नंबर सही से दिख नहीं रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर, पहली चीज। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि साहब जो पुरोहित के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ था, वो पैसा ट्रांसफर अपना घर बनाने के लिए ट्रांसफर किया गया था, ना कि वो आरडीएक्स या बम खरीदने के लिए किया गया था। तो मुझे सवाल यहाँ पर कि जो वो गाड़ी यूज हुई थी, अगर चेसिस नंबर उसका नजर नहीं आ रहा है तो उसका गाड़ी का नंबर तो नजर आ रहा होगा। आप मिलान करिए वहां पर। अभी देखिए, बहुत लंबा टाइम है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तब पता चलेगा। सरकार जब तक इनकी जा चुकी होगी भाजपा वालों की, और उस टाइम पर खाली मालेगांव का धमाके नहीं हुए थे, अजमेर शरीफ का भी धमाका हुआ था, मक्का मस्जिद में भी धमाका हुआ था, और इस तरीके की जो हरकतें हो रही थी, वो अभिनव भारत और ये लोग मिलकर के, इनके संगठन मिलकर के ये काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे कौन था, ये बाद में हमें समझ में आ जाएगा जब भाजपा की सरकार यहाँ से जाएगी। अच्छा, आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर 17 साल तक एनआईए की स्पेशल कोर्ट इस मामले को देखती रही और आज वो सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस मामले की जांच में जुड़े हुए थे अंग, वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे थे, पार्टी होकर काम कर रहे थे। आपने कभी प्रज्ञा ठाकुर का लगातार बयान सुना होगा? संत हैं, साधु हैं, और उन्होंने जिस प्रकार के बातें बताई हैं वो रोंगटे खड़ी कर देती हैं। किस प्रकार का एक साधु, तो उसके बाद एक स्त्री, साधु से पहले मैं कहूँगा स्त्री, उसको किस प्रकार से प्रताड़ना दी गई। मैं कहूँगा औरंगजेब का जो काल था ना, मुगल जो काल था, उसकी भयावह त्रासदी वास्तविक तौर पे 2008 से 2012 के बीच में सामने समझ में आती है। क्या स्थिति रही, क्या स्थिति होगी, कपड़े उतार कर किस किस प्रकार से भयावह स्थिति उस स्त्री की। आप सोचें, कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी खाने को नहीं दिया। किस किस प्रकार का जघन्य अपराध उसके साथ किया गया, केवल इसी बात को रखने के लिए कि नहीं, यहाँ इस देश में जो ब्लास्ट हुए, अभी 2007 की बात कर रहे थे, हैदराबाद के ब्लास्ट के अंदर कौन पकड़े गए भाई साहब उसके अंदर? अरे आपने अभी एलिगेशन लगाया ना, अरे 2008 में कांग्रेस के दिमाग में एक नया फितूर शुरू हुआ कि क्यों ना इस पूरी तरह से जो हर बम ब्लास्ट के पीछे मुसलमानों का, मौलानाओं का हाथ आता है, इस पूरे सिनेरियो को वोट बैंक प्रभावित होता है। वोट बैंक को नहीं आता क्या? नहीं आता नाम, मुझे बताइए, नहीं आता नाम? क्या आता है नाम? ना हर मुसलमान का नाम आता है, हर ब्लास्ट के पीछे मुसलमान का नाम आता है। जबरदस्ती नाम डाला गया, जबरदस्ती नाम डाला गया, समझौता एक्सप्रेस के अंदर जबरदस्ती नाम डाला गया। अमेरिका तक ने वहां की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आकर इस बात को कहा गया कि कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं था, बाहर के लोग इन्वॉल्व थे, केवल यही इनकी छाती पीटने के लिए, केवल इनके वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम आतंकवादी तो ही हो, क्योंकि पूरे विश्व में नाम आ रहा है। अरे अमेरिका तक में जाकर मुसलमानों का आतंकवाद बात आती है, फ्रांस तक में आती है, विश्व के हर कोने में आ रही थी, लेकिन यहाँ एक नया सिनेरियो गढ़ा गया कि नहीं, भगवा भी हिंदू होने आतंकवादी। ये तो भला हो, ये तो भला हो कि आगे कांग्रेस की सरकार नहीं आई, नहीं तो 2012 में जो कानून आने वाला था, उस कानून के बस पर आज भाई साहब, आप भी टीवी एंकर पे हैं, अनुराग जी टीवी पर हैं, मैं कह रहा हूं आपको भी कहीं उठा के जेल में डाल दिया था इस देश के अंदर बलवा फैलाने के लिए। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ऐसा होता कि अगर ये 2012 वाला कानून ला दिया जाता, टीवी पर बैठकर एंकर महाराज सत्य बोल रहे होते तो चलो अंदर,
चलो अंदर। ये स्थिति अगर आने वाली थी इस देश के अंदर, सत्य मानिए इस देश की वास्तविकता यह सामने आ रही है, केवल तुष्टिकरण के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए। सोचिए औरंगजेब ने भी इतना भयावह जो सिख गुरुओं के साथ किया, तवे पर बिठा दिया। कर्नल गुरु से क्या किया, गरम तवे पर बिठा दी, स्थिति कैसे ला दी, नंगा करके क्या क्या स्थिति नहीं की गई। आपको शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको यहाँ बैठकर कहना चाहिए ऐसे जिन लोगों ने ये अपराध किए उनको जेल में जाना चाहिए। उन लोगों ने अभी आपने टीवी में तो बोला कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, भगवा आतंकवाद नहीं होता। आपने हिंदू आतंकवादी देखा, आपने हिंदू आतंकवादी देखा आज तक, आपने हिंदू आतंकवादी को देखा आज तक? ठीक है, देखा है किसी हिंदू के हाथ में? ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, AK-47 लेकर शांत हो जाइए। घूमते हुए देखा। अरे पहलगाम अच्छा ठीक है, ठीक हर क्षेत्र में आप ही के लोग ठीक है। अच्छा बाकी में नहीं समझाते, अरे आप दोनों के बीच में नहीं है डिबेट, खाली आप दोनों के बीच में डिबेट नहीं है। मैं श्रीराज नायर जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, उनके पास पहुंचूं, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, सवाल यह है कि जैसा भी नोमानी साहब कह रहे हैं कि ना हिंदू आतंकवाद होता है ना मुस्लिम आतंकवाद होता है, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है, तो जिन लोगों ने इसे हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद कहा, क्या आप मानते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को बदनाम करना ही उनका असली मकसद था? जी देखिए अनुराग जी, ये तो जज साहब ने जो आज फैसला सुनाया और जो लोग उसको मान चुके हैं कि भाई अच्छा फैसला है, वो इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि जज साहब ने खुद कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। कितनी आसानी से विक्रमादित्य जी आपको बताने को तैयार बैठे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ही आतंकवाद फैलाते हैं, मुसलमान ही। अरे 70 तबलीगी जमात के लोगों को आपने अरेस्ट करवाया, उनको प्रताड़ित किया। कोई हिंदू था, सरदार था, क्रिश्चियन था, कौन था? 9/11 अनुराग जी मेरी बारी है। अच्छा उनको 26/11 मेरी बारी है, मेरी बारी है। बता दो जिसके अंदर कोई हिंदू पकड़ा गया, बताओ ना, क्यों नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ यहाँ भगवा तो नहीं, भगवा वाला हिंदू कोई नहीं पकड़ा जाता। उनकी बात सब जगह बस लेके चल जाते हो, कहीं कौन चल जाते हैं, कहीं ना कहीं जिहादी होता है, उसके बाद मानने को तैयार नहीं होता। मुसलमान ईमान वाला होता है। अरे वो कौन थे जो पकड़े गए? वो भी ईमान वाले थे क्या? ईमान वाले थे, ईमान वाले थे क्या? और कौन था? अरे बेईमान ईमान वाले थे। मना करो ना, बेईमान थे। आपने इस्लाम से बाहर निकाला, किसी आतंकवादी को आपने इस्लाम से बाहर निकाला। जितने पकड़े गए, जिनको फांसी हुई, ये आज भी कहते हैं गलत फांसी हुई, गलत फांसी हुई, निकाला किसी ने बाहर नहीं। अरे ये बड़े मुसलमान बैठे हैं, क्या फतवा दिया, क्या फतवा दिया, क्या फतवा दिया, क्या कहा? ठीक है, ठीक है। श्रीराज नायर, समय की कमी है, श्रीराज नायर देर से जुड़े। श्रीराज नायर जी, विपक्ष का कहना है कि ये फैसला है इंसाफ नहीं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये पूरी तरह से इंसाफी है। जिस प्रकार से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों ने जानबूझकर भगवा आतंकवाद ये टर्म कॉइन किया, हिंदू साधु संतों को पॉकेट मारों की तरह अरेस्ट करवाने का प्रयास किया और केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया। ये उन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के मुंह पे करारा तमाचा है। हिंदू 1000 साल से रेडिकल इस्लाम के आतंकवाद को झेल रहा है। पूरे विश्व भर में पूरा मानव का पूरा शर्मसार है, क्योंकि जहां जहां बम धमाके हो रहे हैं, छोटे बच्चों को AK-47 से मारा जा रहा है, पाकिस्तान में मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, स्पेन में ब्लास्ट, ये सब एक रेडिकल इस्लाम का आतंकवाद है। तो यहाँ पर साबित हो गया हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। रेडिकल इस्लाम से, फिरकापरस्ती इस्लाम से पूरा विश्व परेशान है, भारत शर्मसार है। और आज इन सभी के मुंह पर जितने लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सभी के मुंह पर एक करारा जवाब तमाचा है। हम माननीय कोर्ट के इस आदेश का पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और हम फिर बताते हैं, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू कभी। अच्छा श्रीराज जी, आप कह रहे हैं कि ये इंसाफी है, लेकिन अगर हाईकोर्ट में फैसला पलट जाता है तब उस फैसले को क्या कहेंगे? ये अंतिम फैसला नहीं है। हम तो कहते हैं ना, हम इस देश के संविधान को पूरी तरह मानते हैं, हम इस देश की न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह मानते हैं, अपनी सुविधा अनुसार नहीं। हमने स्वागत किया है आज के कोर्ट के निर्णय का,
विश्व हिंदू 10 सेकंड शिवम त्यागी 10 सेकंड समय हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। नहीं है, लेकिन ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, उसके साथ साथ उस समय जितने भी लोग चुप बैठे हुए थे। आज जब कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो सारी ये विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां बताने आ जाती हैं कि नहीं ये आतंकवाद का मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कांग्रेस इस बात को कह रही थी तो अखिलेश यादव कहां छुपे हुए थे, तेजस्वी यादव कहां छुपे हुए थे, उनके पिताजी कहां छुपे हुए थे, तमाम लोग तो यहीं पर थे। उस पर तो क्यों समय से बहुत आगे जा चुके हैं। मैं सभी पैनलिस्ट का बिना किसी लीरावट के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए आप दर्शकों का भी ताल ठोके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।